मेरा नाम है प्रथम सक्सेना। स्वागत है मेरे चैनल प्रज्ञान में। और आज मैं जो सिखाने जा रहा हूँ चैप्टर वो है लाइंस एंड एंगल, क्लास 9th का मैथमेटिक्स का टॉपिक। ये चैप्टर बेटा बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। किस पर्सपेक्टिव से? लाइंस एंड एंगल्स। तो ये बेटा फाउंडेशन है ज्योमेट्री की। जो आप ज्योमेट्री पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमने बचपन की क्लासेस में, मतलब जो छोटी क्लासेस थी उसमें कंस्ट्रक्शन पढ़ा है। लेकिन बेटा जब हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं ना, तो यहाँ से ज्योमेट्री की शुरुआत होती है। यूक्लिड ने आपको बेस दिया, ये फाउंडेशन देगी। क्या? ये चैप्टर आपको फाउंडेशन देगा, जिससे हमारा कहाँ का रास्ता निकलता है? ज्योमेट्री की दुनिया का। ज्योमेट्री की दुनिया यानी क्या? आप बिना इसे पढ़े यहाँ जाओगे तो सारी चीज़ें हवा में से निकल जाएगी, सर के ऊपर से निकल जाएगी। इसके अंदर चीज़ें जैसे सर्कल्स आएगा, ट्रायंगल्स आएगा, पैरेललोग्राम आएगा और आएगा क्लास 10th की ज्योमेट्री आएगी। तो उस सब का बेस बेटा ये चैप्टर से बनता है, फाउंडेशन। तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चलो देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। उससे पहले मैं जिस तरीके से पढ़ाता हूँ बेटा, उससे क्या होता है, बेस कवर होगा तुम्हारा। मतलब जिस तरीके से मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ वो रटवाता नहीं हूँ, मैं तुम्हारे दिमाग में चीज़ डाल देना चाहता हूँ ताकि आजीवन तुम्हें ये ज्योमेट्री याद रहे। ठीक है, मैं उस तरीके से मैथ्स पढ़ाता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर पे बढ़ने से पहले अब हम कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे। बेसिक चीज़ें यानी क्या? बेटा मुझे ये बताओ कि ये क्या होता है और ये क्या बनाया है मैंने? क्या तुमने आज से पहले देखा है? और यहाँ भी ये ऐसे लिख देता हूँ AB। मुझे बताओ ये है क्या चीज़ जो मैंने बनाई है? बोलोगे सर हमें ये दिख रही है स्ट्रेट लाइन। क्या ये दोनों स्ट्रेट लाइन है? कहोगे हाँ सर दोनों की दोनों क्या है? स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, दोनों स्ट्रेट लाइन है, पर सर आपने यहाँ पे एरो लगा रखे हैं, यहाँ एरो नहीं लगा रखे। अच्छा, एरो का मतलब क्या है? मैंने यहाँ पे एरो क्यों लगाए हैं? बेटा ये भी स्ट्रेट लाइन है, दिख रही है अपने को, और ये भी क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी दिख रही है। पर यहाँ पे इसका स्टार्ट और एंड हमें पता है। क्या कहोगे बेटा? ये लाइन सर A पे स्टार्ट होती है और B पे ख़त्म हो रही है, या B से स्टार्ट हो रही है A पे ख़त्म हो रही है, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन जब हम इस लाइन को देखते हैं, ये एरो हमें ये बताते हैं कि बेटा ये लाइन कहीं अनंत से आ रही थी, अनंत तक जा रही है। अनंत तक मतलब ये बोर्ड पे सिर्फ उसका इतना सा हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये आगे भी कहीं जा रही है, इधर भी कहीं जा रही है। इस एरो का मतलब ये है कि आगे तक है, ये अनंत तक। इस सिर्फ और सिर्फ इस बोर्ड पे सीमित नहीं है। ऐसे एरो वाली लाइन को कहते हैं बेटा रे। क्या कहते हैं? रे। ये आपने पढ़ी होगी, इफ़ यू हैव एवर सीन रे इज इन ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स पढ़ी होगी साइंस में। ऑप्टिक्स के अंदर तुम्हें रेज देखने को मिलेगी, क्योंकि वो अनंत से आती है लाइट, हमें उसका स्टार्ट और एंड नहीं पता होता। अच्छा, बोलोगे सर A और B क्या है? बेटा A और B जो है ना, सेम लेंथ पे मैंने यहाँ पे मार्क करे हुए पॉइंट्स है। इट इज़ नॉट द स्टार्ट एंड द एंड ऑफ दिस रे। चलो ये बेसिक अंतर तुम्हें पता चल गया। थोड़ी बहुत उसकी बात कर लेते हैं, एंगल की। क्या होता है एंगल? क्या होता है एंगल? एनी आइडिया किसी को क्या होता है एंगल? बताओ क्या होता है एंगल? बेटा एंगल होता है किसी भी जो आर्क बनाता है, मतलब दो लाइन जो बीच में आर्क बनाती है, ये आर्क
इसको मेजर करने के लिए जिस डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, मतलब जिस क्वांटिटी का इस्तेमाल करते हैं इस आर्क को मेजर करने के लिए, उसको डिग्री कहते हैं या फिर एंगल कहते हैं। क्वांटिटी फिजिक्स में अपन ने पढ़ा, एक क्वांटिटी होती है, यूनिट होता है। कोई भी एंगल्स की बात कर रहे हैं अपन, एंगल्स क्या होते हैं? दो लाइंस के या रेस के बीच में जो आर्क बन रही है, ये आर्क बन रही है, इमेजिनरी आर्क, ये आर्क बन रही है, बड़ी करके दिखा दी। इसको मेजर करने के लिए, टू मेजर we use a quantity called angle. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें किसी का वेट मेजर करना है तो हम उसे केजी उस मास में मेजर करते हैं और यूनिट होती है क्या? केजी। अगर हमें किसी की वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है तो उस मतलब उसके अंदर कितना सामान भरा हुआ है उसको हम कहते हैं वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम क्वांटिटी हुई और लीटर इसकी यूनिट हुई। ऐसी एंगल हमारी क्वांटिटी है जो क्या करती है? मेजर करती है दो लाइंस के बीच की आर्क को। इसकी यूनिट होती है एंगल, डिग्री और रेडियन। ये रेडियन चीज़ तुम हायर क्लासेस में देखोगे। अभी हमारा क्या चलेगा? सिर्फ और सिर्फ डिग्री। अच्छा, एंगल पे बात कर ही रहे हैं तो बेस हमारा कवर करने के लिए मुझे तुम्हें पुरानी क्लास में वापस लेके जाना पड़ेगा। बेटा कुछ सवाल के जवाब तुम देना अपने मन में, मैं क्वेश्चन पूछूंगा और आंसर भी मैं भी आंसर दूंगा। मुझे ये बताओ कि तुमने कभी ये चीज़ देखी है? ये क्या देखा है ये कभी? कहीं? अब जिसने ये देखा नहीं है कभी, वो कहेगा सर ये क्या आदित्य बिरला का लोगो है। ये आदित्य बिरला ग्रुप का लोगो नहीं है बेटा, ये एक डिवाइस हमने यूज़ किया है बचपन में जिसको हम कहते हैं डी। क्या? क्योंकि ये डी शेप का है। ये किस लिए काम आता था? हम एंगल कितना है, कितनी क्वांटिटी है एंगल की, वो मेजर करते थे लाइन के बीच में इस डिवाइस से। कैसे? इसमें लिखा रहता था कि अगर ये एंगल है तो ये 10 डिग्री होगा, अगर ये एंगल है तो ये 20 डिग्री होगा, ये एंगल है तो कुछ 45 डिग्री होगा। ऐसे करके 45 तो नहीं लिखा होता था, 40 लिखा होता था। ऐसे करते करते 90 यहाँ होता था, 180 यहाँ, 100, 110, ऐसे ही चलता चला जाता था। ठीक है, ऐसा सा कुछ था ये डिवाइस। तो बेटा ये मेरे को क्या बता रहा है कि अगर इतनी आर्क बन रही है तो उसको हम कहेंगे 10 डिग्री, इतनी आर्क बन रही है इसको 20 डिग्री, इतनी बन रही है मतलब ये आर्क बन रही है तो 40, और जब ऐसी आर्क बन रही है उसे हम कहेंगे 90 डिग्री। क्या कहेंगे बेटा? लोग सर 90 डिग्री। ठीक, इतना समझ गए? तो एंगल किस में मेजर होता है? डिग्री में। डिग्री होती है छोटे से डॉट से दिखाई जाती है। समझ गए? चलें आगे। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि एंगल हमारा कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो हमेशा एक प्लस का निशान बनाओ। प्लस का निशान यहाँ भी दिख जाएगा तुम्हें। अगर मैं इसकी के डी को नीचे रख दूँ और फिर मेजर करूँ तो ये दिख गया तुम्हें प्लस का निशान। दिखा या नहीं? मैं दिखा देता हूँ, ये देखो। दिख गया? बेटा कोई भी चीज़ जब तुम उसको रोटेट करो तो कहीं ना कोई किसी डिग्री पे रोटेट होती है। अगर मैं इसको सेंटर मान के रोटेट करूं तो किसी डिग्री पे रोटेट हो रही है जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन से कोई ना कोई, अगर ये ऐसे था तो कोई ना कोई एंगल बना रही होती है। तो किसी भी चीज़ को रोटेट करो और यहाँ ले आओ तो क्या एंगल बनाएगी? 90 डिग्री। देखो दिख रहा है? फिर किसी चीज़ को वहाँ से भी 90 डिग्री रोटेट कर दो तो कितना बनाएगी? बोलो सर 90 डिग्री।
फिर करोगे फिर कितना बनाएगी 90 डिग्री, और फिर कितना करोगे फिर बनाएगी 90 डिग्री। अगर ये 0 डिग्री है तो ये 90 होगा, अगर मैंने 90 फिर से 90 लिया तो ये 180 होगा। देखो अगर मैं फिर 90 लूँगा तो ये 270 होगा, ये 360 होगा। अब कोई भी चीज़ अगर ऐसे पड़ी है, मैं उसको रोटेट करूँ ऐसे 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 और ऐसे, तो वापस वहीं का वहीं आया कि नहीं आया? तो कह सकता हूँ कि 360 डिग्री बराबर है 0 डिग्री के। कह सकता हूँ। बोलो सर नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया तो बेटा फिर से समझाता हूँ कि अगर मेरा ये 0 डिग्री है, मैं इसको इसकी ओरिजिनल पोजीशन से वापस ऐसे करूँ 90 डिग्री फिर 90 डिग्री फिर 90 डिग्री फिर 90 डिग्री, तो ये वापस वहीं का वहीं 0 डिग्री पे आएगा या नहीं आएगा, ये बता दो बस रोटेट करके। बोलो सर बिल्कुल आएगा। तो बेटा हर एक एंगल को तुम 2 तरीके से उस एंगल पे पहुंच सकते हो। कौन से 2 तरीके से? बोलो बेटा अगर मैं यहाँ से चलूँ तो भी इधर आ जाऊँगा, अगर मुझे इस पॉइंट पे आना है तो मैं यहाँ से ऐसे रोटेट करूँगा तो भी इस पॉइंट पे आ जाऊँगा, या फिर यहाँ से ऐसे 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 रोटेट करते हुए भी पहुँचूँगा तो भी इस एंगल पे आ जाऊँगा। तो अगर मैं इसको मिटा के ऐसे लिख दूँ कि मुझे 90 डिग्री रोटेट करना है, तो हमें कौन कौन से एंगल मिलेंगे? हमें 2 एंगल्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 2 एंगल्स मिलेंगे। बोलो कौन कौन से? एक मिलेगा 90 और एक मिलेगा 270 डिग्री। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर कोई लाइन 90 डिग्री बना रही है, कोई भी एंगल बना रही है, तो उसके साथ में एक दूसरा एंगल हमेशा मिलता ही मिलता है। इस एंगल को कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल, यानी 90 डिग्री का रिफ्लेक्स। अब इसका रिफ्लेक्स बता दो मेरे को क्या है? बोलोगे सर इसका रिफ्लेक्स जो है वो 270 डिग्री। अब पूछो कैसे निकाला? जो भी एंगल है बेटा उसको 360 से माइनस कर दो, अपने आप तुम्हें रिफ्लेक्स एंगल निकल के आ जाएगा। बोलो एग्जांपल लेते हैं थोड़ी सी और रिफ्लेक्स एंगल पे। इसको कहते हैं बेटा रिफ्लेक्स एंगल। मतलब अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ ठीक उल्टी दिशा में जाऊँ तो वापस वहीं आऊँगा, इसलिए दोनों के दोनों बराबर होते हैं। ये क्या? ये दोनों 90 डिग्री और 270 डिग्री आर द इक्वल एंगल्स। बोलोगे सर इक्वल कैसे है? बेटा इक्वल नहीं होते, ये आर्क का मेजरमेंट तो अलग अलग है, लेकिन जहाँ हम पहुँच रहे हैं वो जगह तो एक ही है, इसलिए इसको रिफ्लेक्स कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं रिफ्लेक्स एंगल के। मुझे ये बताओ कि सारे के सारे रिफ्लेक्स एंगल अपन निकालेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, ये 60 डिग्री है, इसका रिफ्लेक्स निकालना अपने को। ये हमारा 30 डिग्री है, इसका रिफ्लेक्स निकालना है। और 110 डिग्री है, इसका रिफ्लेक्स निकालना है। कैसे निकालोगे? बोलोगे सर 360 माइनस का 60 डिग्री, यानी 300 डिग्री इज द रिफ्लेक्स ऑफ 60 डिग्री। मतलब यहाँ से अगर 300 डिग्री जाऊँगा तो मैं वापस यहीं आ जाऊँगा। बोलोगे सर इसका क्या होगा? बोलो 360 माइनस का 30 डिग्री, कहोगे बचा कितना? 330 डिग्री। 110 360 में से माइनस कर दो, कितना बचा? 250 डिग्री। 250 डिग्री अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो वहीं पहुंच जाऊंगा। ठीक, ये समझ में आया? अच्छा, यहाँ से ना 2-3 चीज़ें तुम्हें दिख रही होगी। बोलोगे सर कोई भी रिफ्लेक्स एंगल है, एनी रिफ्लेक्स एंगल पॉसिबल इज ऑलवेज greater than 180 डिग्री। क्या है? 180 से हमेशा बड़ा होता है। पूछोगे कैसे सर? एक एग्जांपल अगर मैं ये लूँ तो तुम्हारे मन में एक्सेप्शन बनेगा। क्या बनेगा? कि अगर मैं ये एग्जांपल लेता हूँ, बोलोगे सर ये जो डिग्री है मेजर करोगे
तो बताओ यहाँ से मेजर करोगे या यहाँ से मेजर करोगे? तुम कहोगे सर इसको मेजर हम ऐसे ही करेंगे, और जब ऐसे यहाँ पे 0 रखोगे तो यहाँ कितना बनेगा 110 डिग्री, वहाँ पे 250 मिल जाएगा तुम्हें इस वजह से। लेकिन जब तुम इसको उल्टा मेजर करने लग गए तो रिफ्लेक्स एंगल वो नहीं होगा। तुम कहोगे कि अगर सर यहाँ को 0 माने फिर डी रखे तो ऐसे करके मेजर करते हैं, ये गलत है, गलत तरीका है। आपको हमेशा मेजर किस साइड करना चाहिए? जिस साइड एरो हो। मतलब डी किस साइड रखोगे? जिस साइड ये एरो हो और दूसरी साइड वो एरो हो, हमेशा डी वैसे रखा जाता है। मतलब अगर डी से मेजर करोगे तो डी को ऐसे रखोगे और फिर एंगल देखोगे कौन सा बन रहा है, ठीक। फिर उसका रिफ्लेक्स निकालोगे, अगर ये 110 आ रहा है तो 250 डिग्री तुम्हारा रिफ्लेक्स एंगल आएगा। चलो रिफ्लेक्स एंगल की ये बात समझ गए। और एक बात समझ में आ रही होगी कि रिफ्लेक्स एंगल इज इक्वल टू एंगल -360 माइनस एंगल, यानी एंगल के साथ अगर रिफ्लेक्स एंगल जोड़ दोगे वो क्या आ जाएगा 360 डिग्री। 360 डिग्री एंगल्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, अभी हम चैप्टर पे नहीं आए हैं। चैप्टर पे जब आऊँगा तब तुम्हें ये सारी चीज़ें बहुत मदद करेगी। और ये क्या है, टीचर लोग क्या बताते हैं जो जो चैप्टर में दे रखा है, और फिर तुम्हारे तोते उड़ जाते हैं देख के कि भैया ये कहाँ से आया। कुछ बेसिक चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है। अब मुझे ये बताओ कि देख के बताना, ये है रे है, 2 लाइन है, ठीक है, ये है एंगल, ये है एंगल, ये है एंगल, ये है एंगल, ये है एंगल। मैं इसको कहता हूँ ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है, ये एच है, ये आई है। कितने भी एंगल ले सकता हूँ मैं। अगर वो मिला के एक सर्कल सा बना रहे हो, क्या बना रहे हो, सर्कल, तो वो उन एंगल्स का हमेशा सम क्या होगा? क्या कहोगे बेटा, क्या होगा? $360 डिग्री होगा हमेशा। क्या होगा? 360 डिग्री। अगर मिला के ये सर्कल बना रहे हैं तो ही वो क्या होगा? 360 डिग्री होगा। और अगर ए बी सी डी ई, अगर वो मिला के एक सेमी सर्कल बना रहे हैं, अब यहाँ पे सर्कल बन रहा था, यहाँ ध्यान से देखो एक सेमी सर्कल बन रहा है, तो उनका सम हमेशा क्या होगा? बोलोगे सर वो होगा 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री। और अगर तुम्हें दिख रहा हो 1/4 ऑफ द सर्कल, 1/4 ऑफ द सर्कल क्या होता है? बोलो ये सर्कल है, इसके 4 हिस्से करो, अगर सिर्फ तुम्हें इतना हिस्सा दिख रहा है तो उसे कहेंगे 1/4, ठीक। तो ये 1/4 सर्कल बन रहा है। बोलो सर हाँ, तो इसको हम क्या कहेंगे? इनका सम जो होगा वो होगा 90 डिग्री, ठीक। क्या होगा? 90 डिग्री। अब ध्यान से सुनना, ऐसे एंगल जिनका सम 180 डिग्री बने, यानी सेमी सर्कल बने, उनको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। क्या कहते हैं बेटा? सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। और जिन एंगल्स का सम मिलके 90 डिग्री बने उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इतना समझ गए? आगे चले। अब थोड़े चैप्टर की बात करते हैं। तो चैप्टर में एंगल्स के बारे में कुछ लिखा हुआ है, वो मैं समझा देता हूँ। थोड़ा बहुत इतने में ही कवर हो गया होगा, थोड़ा सा बचा है। बेटा एंगल्स के टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं। 5 तरीके के एंगल दिखाए हुए हैं। एक होता है एक्यूट एंगल,
ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से कम हो, मतलब एंगल जो 90 से कम हो, यानी 30 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, ऐसे एंगल 90 से कम हो, यानी ये, ठीक, ये सब क्या है, एक्यूट एंगल। फिर आते हैं ऑब्ट्यूज एंगल या फिर ब्रैकेट में स्ट्रेट एंगल। बेटा ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होते हैं जो 180 से कम होते हैं लेकिन 90 से बड़े होते हैं, यानी ये 110 डिग्री, 120 डिग्री, 170 डिग्री, ये सब क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल्स हैं। तीसरे एंगल होते हैं रिफ्लेक्स एंगल, जो कि मैंने तुम्हें बता ही दिए। ऐसे एंगल जो 180 से बड़े होते हैं और 360 से छोटे होते हैं, यानी अगर ये एंगल मैंने देखा यहाँ पे 110 था, तो इसका रिफ्लेक्स एंगल जो होगा वो होगा 250 डिग्री। इस एंगल को कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। आगे आ जाओ। बोलोगे सर दो और होते हैं एंगल, एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, मैंने बता ही दिया, जो मिलके सेमी सर्कल, वो 1/4 ऑफ द सर्कल बनाए, यानी अगर मैं कहूँ ए बी तो ये मिलके 1/4 ऑफ द सर्कल बना रहे हैं, तो इनको कहूँगा कि ये क्या है, जिनका सम 90 डिग्री आए वो होते कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्लास 7th में पढ़ा होगा तुमने। एक होते सप्लीमेंट्री एंगल, जिनका सम क्या बने, बोलोगे सर जिनका सम बने 180 डिग्री, यानी सेमी सर्कल बनाए मिलके, वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये 5 तरीके के एंगल्स होते हैं। 2 चीज़ें और रह गई बेटा, एंगल से कुछ लाइंस भी डिफाइन होती है। एंगल से हम कुछ लाइंस भी क्लासिफाई कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो मैं दिखा रहा हूँ। 2 टाइप की लाइंस बता देता हूँ जो इस चैप्टर में बहुत काम आएंगी, और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तुम्हें और दे दूंगा एंगल्स की। फिर हम लाइंस की थोड़ी बात करेंगे, फिर चैप्टर चालू करेंगे। बेटा एक चीज़ होती है, क्या बोलोगे, पूछो सर क्या। बेटा एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं लाइंस ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, यानी अगर कोई लाइन है या रे है, उसके ऊपर कोई 90 डिग्री बना रही है एक लाइन। अगर ये लाइन मान लेते हैं ये ए है, ये ओ है, ये ए है, ये बी है, तो बी ओ अगर 90 डिग्री बना रहा है इसके संग, तो बी ओ को कहते हैं कि ये परपेंडिकुलर है ओ ए के। परपेंडिकुलर मतलब दिस लाइन इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर। और ये चीज़ ना ट्रिग्नोमेट्री 10th में पढ़ोगे, उसमें भी काम आएगी, पाइथागोरस में काम आएगी कि परपेंडिकुलर होता क्या है। वो लाइन जो क्या बनाए, 90 डिग्री बनाए। अच्छा, अगर कोई लाइन किसी एंगल को बीच में से काट दे, किसी आर्क को बीच में से काट दे 2 बराबर हिस्सों में, तो उस लाइन को कहते हैं बाइसेक्टर। क्या कहते हैं, बाइसेक्टर। बोलो कि 2 सेक्टर्स में उसने डिवाइड कर दिया, आर्क को बाइसेक्ट कर दिया, तो क्या कहोगे कि CO इज द बाइसेक्टर ऑफ AB, बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। अब ये कितना डिग्री थे, 180 डिग्री, तो 90 डिग्री में डिवाइड कर दिए। यहाँ पे बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर सेम है। क्या है, सेम है। ठीक बेटा, ये निशान यूज़ करते ये दिखाने के लिए कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है।
आसानी होती है, हमें रिकॉल नहीं करना पड़ता कि कौन सा बराबर है कौन सा नहीं। अच्छा, अब नाम का और देख लेते कि नाम कैसे लिखते हैं। बेटा जब हम किसी एंगल को मेजर करते हैं, मान लो मुझे इस एंगल की बात करनी है, मतलब नेमिंग बता रहा हूँ, नेमिंग कैसे होती है। नेमिंग तो जिस एंगल की बात करो उसका नाम लिख दो। बोलोगे सर इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये वाले एंगल की, तो मैं एंगल ओ लिखूँगा, एंगल ओ लिखूँगा। मैं कहूँगा भैया गलत। क्यों गलत? क्योंकि एंगल ओ तो ये वाला भी है और ये वाला भी है। मैं किस एंगल ओ की बात कर रहा हूँ ये हमें नहीं पता। तो क्या करोगे, जिस एंगल को मेजर कर रहे हो उसको बीच में लिखो, लिख दिया बीच में, और इसके संग जो रेज के संग जो ये एंगल बन रहा है उनको साइड में लिख दो, ए ओ सी या फिर सी ओ ए, इसको दोनों में से कुछ भी कह सकते हो, सी ओ ए या ए ओ सी। बीच का जो एंगल है जिसको मेजर कर रहे हो वो बीच में लिखना, ठीक है। तो इससे पता चल गया कि हम इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं। अच्छा अब तुम बताओ मुझे कि मैं इसको क्या लिखूँगा, इस वाले एंगल को। तो सर इसको लिखोगे एंगल बी ओ सी या फिर सी ओ बी, ठीक। आप इसको एंगल ओ नहीं लिखोगे, ठीक है। नेमिंग समझ में आ गई। अब आते हैं लाइंस पे। लाइंस की जगह बात करते हैं पहले कुछ बेटा रेज और लाइन के अंतर का बता दिया मैंने कि क्या अंतर होता है। रे अनंत तक जाती है, उसके आगे एरो लगा होता है। स्ट्रेट लाइन का एक स्टार्ट और एक एंड होता है। तो मुझे ये बताओ बेटा, लाइंस की बात कर रहा हूँ, मुझे बस कुछ चीज़ें तुम देख के बताना। ये है कुछ, ठीक, दो रेज हैं, ये रेज हैं और ये रेज हैं। मेरा सवाल तुमसे ये है, मुझे ये बताओ इनमें से मीट कौन सी कर रही हैं। मतलब मीट मतलब इंटरसेक्ट, एक दूसरे को काट कौन रही हैं। तुम बोलोगे सर एक दूसरे को ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। मतलब इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना। क्या? काटना। जो आजकल लड़कियां करने लग गई हैं, ठीक है, आजकल की लड़कियां करती हैं, वो क्या करती है, इंटरसेक्ट। अच्छा शब्द है ये मैथ की भाषा में, हिंदी में काटना, ठीक। तो कोई भी दो लाइंस को काटे, जो अगर एक लाइन दूसरे लाइन को काटे तो हम कहते हैं दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। मैं किताब की भाषा समझा रहा हूँ तुम्हें कि किताब में क्वेश्चन देता है तो बोलता है कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ईच अदर। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है? अच्छा ये किस पे कर रही है? कोई पॉइंट ओ पे कर रही है, हमें पता है। क्या ये और ये इंटरसेक्ट कर रही है? क्या कहोगे सर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही, कहोगे, क्योंकि तुम्हें देख के दिख रहा है कि ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही। बट यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। क्यों? क्योंकि मेरी एक बात पे गौर करना बेटा, कि मैंने बताया था कि रे जो होती है, रे अनंत तक जाती है, अनंत से आती है, अनंत तक जाती है। और ये है क्या, लाइंस के साथ साथ रे है। रे जरूरी नहीं है यहीं जा रही है, और रे ऐसे भी जा रही होती है, आगे भी जा रही होती है। तो बेटा ये तो मीट कर रही है, कहाँ से मीट नहीं कर रही? तो ये क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं। यस दे आर इंटरसेक्टिंग, बट यहाँ नहीं कर रही, आगे कर रही हैं, ठीक है। यहाँ देखो ये भी इंटरसेक्ट कर रही हैं, कर रही हैं, बोले सर हाँ ये भी कर रही हैं, यस इंटरसेक्ट। अच्छा सर ऐसे तो सारी की सारी लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी क्या? सारी की सारी लाइन जो कि रेज होंगी, मतलब रेज होनी चाहिए, एरोस
वो इंटरसेक्ट करेंगी। ये कहोगे तुम, कहोगे? और मैं कहा तुम्हें गलत प्रूफ कर दिया कि ऐसी भी लाइंस होती है जो एक दूसरे को कभी ज़िंदगी में इंटरसेक्ट नहीं करती। दो राहें, जिनको हम कहेंगे दो राहें, जो कभी एक दूसरे को माना कभी गलती से मिल जाए लेकिन कभी भी नहीं मिलती। ठीक है, इस पे एक शायरी याद आई है, शायरी सुनाते हैं। ना उसे हमसे प्यार है, बोलो वाह वाह। ठीक है, ना उसे हमसे प्यार है ना हमारे प्यार की कदर। बोलो बेटा, ना उसे हमसे प्यार है ना हमारे प्यार की कदर। यहाँ ध्यान से देखो बेटा, टू पैरेलल लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या? दो पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अच्छा, मैथमेटिशियन कहते हैं कि अगर कहीं कहीं ये इंटरसेक्ट करे, अगर करे तो कहाँ करेगी? अनंत पे जाके करेगी। यहाँ तो ना भगवान की बस की बात है कि इसको इंटरसेक्ट करा दे, ना हमारे बस की बात है कि ये इंटरसेक्ट हो जाए। अगर ये इंटरसेक्ट हुई तो ये लाइन ही नहीं रहेगी। ठीक है, मैंने क्या बोला? पैरेलल लाइन, ना उसे हमसे प्यार है ना हमारे प्यार की कदर। ध्यान से देखो बेटा, टू पैरेलल लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। पैरेलल लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक, भगवान भी इसको मिला नहीं सकता दो राहों को। ठीक है, इन दो राहों को, मतलब दो पैरेलल लाइंस को भगवान भी नहीं मिला सकता। हमारे बस की क्या फिर कि हम मिला दें इसे, पर कहीं अनंत पे मिल रही होगी। दो पटरियां हैं रेलवे ट्रैक, ये दो पटरी हैं, वो कभी एक दूसरे को मिलती नहीं है। अगर वो मिल गई तो वो लाइन ही नहीं रहेगी, समझे? तो ये तुम पटरियों की तरह मान सकते हो कि ये ट्रैक है, ये ट्रैक है और बीच में ये है, ऐसे कह सकते हो। कभी एक दूसरे को नहीं मिलेगी। अगर वो मिल रही हैं तो वो पैरेलल लाइन नहीं होगी बेटा। क्या होगी? जो हमने पहले दिखाई थी वैसी लाइंस होंगी, ऐसी नहीं होगी। अगर कोई लाइन कभी अनंत पे भी ना मिले, कभी ना मिले, तो ऐसी लाइंस को कहते हैं पैरेलल लाइंस। और हमेशा कभी भी किसी की लाइन का कोई पैरेलल बनाना हो तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सीधा सीधा उठा के उसको रख दो ऐसे, और लेंथ रखो बराबर। ठीक, मान लो मुझे ये लाइन है, इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन यहाँ होगी 90 डिग्री। इसको उठाओ ऐसे 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 शिफ्ट करके यहाँ रख दो तो तुम्हें पैरेलल लाइंस मिल जाएंगी। ठीक, चलो थोड़ी रोशनी करी जाए, लाइट गई। चलो आगे चलें चैप्टर में, चलते हैं आगे। अब क्या है चैप्टर में? अब तो सिर्फ दो चीज़ें और समझ लो, फिर चैप्टर ही चैप्टर है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, सारे पढ़ेंगे, सारे देखेंगे। बेटा दो चीज़ें और हैं। क्या? एक बेटा होती है एग्जाम। क्या होती है? एग्जाम। एक होती है थ्योरम। एग्जाम बेटा वो होती है जिसको हम कैन नॉट बी प्रूव्ड, मतलब जिसको हम मैथमेटिकली प्रूव नहीं कर सकते। मैथमेटिकली आप उसे प्रूफ नहीं कर सकते, लेकिन येट दे आर ट्रू, येट दे आर राइट, और वो एग्जिस्ट करती हैं। थ्योरम वो होती है कैन बी प्रूव्ड मैथमेटिकली और एग्जिस्ट भी करती हैं।
कैन बी प्रूव्ड और एग्जिस्ट भी करती हैं और राइट भी होती हैं, ठीक है, दे आर राइट। ठीक, चलो एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे इस चैप्टर में कुछ एग्जाम्स भी मिलेगी तुम्हें और कुछ थ्योरम्स भी मिलेगी, तो जो जहाँ जहाँ थ्योरम होगी वहाँ वहाँ उसका प्रूफ तुम्हें आना चाहिए। सबसे पहली एग्ज़ाम की बात करते हैं जो चैप्टर में दी है, वो है एग्ज़ाम नंबर 1। क्या कहती है बेटा कि कोई भी अगर लाइंस एक स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब टच हो रही है, वहाँ पे कट कर रही है, तो उसके द्वारा जो भी दो एंगल्स बनाए जाएंगे किसी स्ट्रेट लाइन पे, कहीं पे उसके किसी भी पॉइंट पे अगर एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसके द्वारा जितने भी एंगल बनाए जाएंगे उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री, यानी ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। अच्छा, मैंने कहा था कि 180 कैसे पता चला अपन को, बोलोगे सर ये बनता है सेमी सर्कल। क्या बनता है, सेमी सर्कल, इस वजह से हमें पता है कि 180 डिग्री बनेगा, क्योंकि टोटल सेमी सर्कल का कितना आर्क को मेजर करते हैं, 180 डिग्री में। ठीक, अच्छा मुझे ये बताओ, एग्जाम नंबर 2 कहती है ठीक इसका उल्टा, कि अगर कोई रे, मान लो कोई लाइन है AO और OB और एक C रे आ रही है, उसने दो एंगल्स बनाए A और B और दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है, तो जो नॉन कॉमन आर्म होगी। अच्छा, आर्म क्या होता है ये तो हम बताना भूल ही गए तुमको बेटा। जिस लाइन से हम एंगल मेजर करते हैं उन लाइंस को कहते हैं आर्म्स। क्या कहते हैं, आर्म्स। हाथ हैं, ये हाथ हैं एंगल के, ठीक, और इसे कहते हैं एंगल। अच्छा, तो कहती है कि जो नॉन कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म कौन सी हुई दोनों की, बोलो सर ये वाली। ठीक, नॉन कॉमन आर्म है, अगर एंगल जो बनाया है वो AB सप्लीमेंट्री है, 180 डिग्री है, तो ये जो नॉन कॉमन आर्म जो है ये बनाएगी एक स्ट्रेट लाइन। क्या बनाएगी, स्ट्रेट लाइन। अब तुम देख के बोलोगे सर पहली वाली एग्ज़ाम और दूसरी वाली एग्ज़ाम एक ही चीज़ कहती है, बस उल्टा लिखा हुआ है एक दूसरे का, कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है, अगर एक रे उसको इंटरसेक्ट करे तो A और B सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, और अगर एक लाइन एक दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है एक कॉमन पॉइंट पे और दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है, तो ऐसे में वो पूरी की पूरी लाइन क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। अब इन दो एग्जाम से ना एक थ्योरम हम प्रूफ कर सकते हैं, जो कि इस चैप्टर की पहली थ्योरम है। अब वो थ्योरम है बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये हमेशा ज्योमेट्री में काम आएगी। क्या थ्योरम है बताओ बेटा, थ्योरम नंबर 1। थ्योरम वो होती है जिसको हम प्रूफ कर सकते हैं, इन्हीं दो एग्जाम से आई है वो थ्योरम। बोलोगे सर क्या है वो थ्योरम, तो वो थ्योरम है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। कब, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या है मुझे देख के बताओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर एक ये लाइन है, ठीक, और एक ये लाइन है, मान लें कुछ, बोलोगे सर ये ABCD और ये O है, तो आमने सामने के एंगल्स जो होंगे ना वो बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे एंगल्स। यहाँ दो क्यों दिखाया है, ये दिखाने के लिए कि ये इसके बराबर है इसके नहीं, ठीक है। आमने सामने के एंगल्स बराबर होंगे, एंगल AOD बराबर एंगल BOC, एंगल AOB बराबर एंगल DOC। कैसे होंगे, बोला थ्योरम है, प्रूफ कर सकते हैं, तो सर आप प्रूफ करके दिखाओ। मुझे बता दो DOB इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट
लाइन, और मैं छोटा लिखने के लिए इसको ए बी सी डी लिख देता हूँ एंगल्स को। तो मुझे ये बता दो कि a प्लस बी 180 है या नहीं। एग्जाम नंबर 1 इसी से आया। अच्छा, ए सी भी स्ट्रेट लाइन है, ए सी इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन, तो वो क्या b प्लस सी भी हमारा 180। अच्छा, जब ये दोनों 180 है, मैं दोनों को बराबर कह सकता हूँ? बोले सर हाँ। तो a बराबर c आया कि नहीं? बोलोगे सर a बराबर c आ गया। अब a ध्यान से देखो है क्या, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, आमने सामने का एंगल है, वो बराबर होते हैं। ऐसे ही अगर मैं उधर से देखूं तो ए सी भी स्ट्रेट लाइन है और बी डी भी स्ट्रेट लाइन है, तो b प्लस सी बराबर 180 और c प्लस डी बराबर 180, यही है। c से c कैंसिल कर दो तो b इज इक्वल टू डी हुआ कि नहीं हुआ, ये बता दो। बोले सर हुआ ना, देखो तो b और d आमने सामने के ये भी एंगल बराबर हैं। कितना आसान समझना कि वर्टिकली अपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल इफ द टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। इंटरसेक्ट करनी चाहिए दो लाइन, स्ट्रेट लाइंस। चलो आगे चलें, चैप्टर के क्वेश्चंस करते हैं। तुम्हें जब भी पेपर में लिखोगे तो हर चीज़ लिखनी पड़ेगी कि क्या चीज़ कहाँ से ली है, गिवन है, कहाँ चीज़ कौन सी एग्जाम से आई है, कौन सी थ्योरम से हमने कौन सी चीज़ उठाई है, और फिर जो कैलकुलेट किया है वो। ठीक, चलो आओ एक्सरसाइज 6.1। पहला क्वेश्चन है, कहता है कुछ ना कहीं तो मैं क्वेश्चन में फिगर क्वेश्चन पेपर में देता है, कहीं खुद बनानी होती है, तो क्वेश्चन को पढ़ना सीखो। बोलता है क्वेश्चन पढ़ के बना रहा हूँ मैं, फिगर नहीं देख रहा। कहता है कि उसने वैसे बोला फिगर में देखो, पर हम नहीं देखेंगे। बोल रहा है कि दो लाइंस हैं ए बी, क्वेश्चन पढ़ो मेरे साथ साथ, बुक का 6.1 के फर्स्ट क्वेश्चन। ए बी और सी डी कोई लाइन है, वो इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट पे जिसका नाम है ओ, कर रही है। इफ़ द एंगल ए ओ सी और बी ओ ई, बोला अगर ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, तो ए प्लस बी किसके बराबर है, 70 डिग्री के, और एंगल बी ओ डी बराबर है 40 डिग्री। किसके, 40 डिग्री के। फाइंड बी ओ ई। फिगर के अंदर ई दे रखा है, क्वेश्चन में ई नहीं बोल रखा, ये है ई। क्या है ये, ई। और बी एंगल ये है बी ओ ई। ठीक, अब देखो मुझे ये बताओ कि बेटा a प्लस बी हमें दे रखा है, अगर मैं इसको c मान लूँ तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 है, यानी एग्जाम 1 से आया कि नहीं। आप जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो ऐसे नहीं लिखेंगे, वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, नहीं तो मैं कैसे लिखता, अगर पेपर में लिख रहा होता तो मैं लिखता कि गिवन एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई बराबर 70 डिग्री। ठीक है, एज ए बी इज स्ट्रेट लाइन बाय एग्जाम 1। मैं तुम्हें एक क्वेश्चन बता रहा हूँ पेपर की भाषा में कि कैसे लिखना होता है। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई बराबर 180 डिग्री, ये हमें पता है। फर्स्ट इक्वेशन, बोलो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, ऐसे लिखते पेपर में, 70 डिग्री प्लस एंगल बी ई ओ सी बराबर 180, तो एंगल ई ओ सी बराबर 110 डिग्री आया। क्वेश्चन ने पूछ रखा है ई ओ सी का रिफ्लेक्स, तो इसका रिफ्लेक्स कैसे निकालते, मैंने तुम्हें बताया था कि रिफ्लेक्स एंगल ई ओ सी किसके बराबर होगा, 360 माइनस का 110, जो कि हुआ 250 डिग्री के बराबर। अब कहता है कि फाइंड एंगल बी ओ ई। बी ओ ई, तो एंगल बी ओ ई पूछ रहा है, इसी के अंदर रख दें। बोलोगे सर क्या,
सेकेंड इक्वेशन, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन सेकेंड, तो क्या कहोगे कि एंगल AOC, कौन सा एंगल निकालना बेटा? सॉरी, इक्वेशन सेकंड में नहीं रखते क्योंकि हमें ये निकालना है, ये पता है, तो हम किस उसमें रखेंगे? बोलोगे सर DC इज अ स्ट्रेट लाइन, क्या है? स्ट्रेट लाइन, तो एंगल EOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD किसके बराबर होगा? बोलोगे सर 180 के बराबर होगा। तब मैं इसके अंदर वैल्यू डाल दूंगा कि ये वैल्यू 110 प्लस एंगल B मतलब BOE प्लस एंगल BOD जो कि 40 डिग्री है, दे रखा है, 180 कर दूंगा, तो एंगल BOE किसके बराबर आएगा? 30 डिग्री के। ये आंसर है। तो ऐसे लिखना होता है पेपर में बेटा, और मैं ऐसे अभी नहीं लिखने वाला, क्योंकि अगर मैं ऐसे लिखने लग गया तो वीडियो जाएगी क्वेश्चन करते करते 3 घंटे के आसपास की। मैं तुम्हें शॉर्टकट में बताऊंगा, पर मैंने तुम्हें लिखने का तरीका बता दिया कि कैसे लिखना होता है पेपर में। गर्मी बहुत है आज, मैं थोड़ी देर पंखा ऑन कर लेता हूँ। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहता है कि XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। बोल रहा है कि XY है और MN है, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे। बोलता है कि POY एक एंगल P है जो 90 डिग्री बना रहा है। बोलता है कि ये दे रखा है A, ये दे रखा है B, ये दे रखा है C। अच्छा मुझे ये बताओ, अब देख के ABC हमें C करना है, फाइंड C। A/B दे रखा है हमें 2/3, यही रेशो दे रखा है। अब रेशो का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए, बताता हूँ। यहाँ से पहले देखो कि XY क्या है? स्ट्रेट लाइन है, मैं इसको ऐसा लिखूँगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक। तो स्ट्रेट लाइन है तो एग्जाम 1 कहती है कि एंगल्स का सम 180 के बराबर होना चाहिए, तो A प्लस B किसके बराबर आ गया? 180 डिग्री के। बोलोगे सर रेशो दे रखा है, तो मैं A को 3x मान लूँ, 2x मान लूँ, और B को 3x मान लूँ, तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, रेशो तो उतना ही रहेगा। बोलो सर 2x अपॉन में 3x, x से x कैंसिल, 2/3। मैं यहाँ पे 2x प्लस 3x लेके 180 कर दूँ और 5x बराबर 180 कहूँ और x लिख दूँ कि 180 नहीं, A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री कहूँ, तो 1 जा और 8 जा 18 डिग्री आएगा। तो बताओ यहाँ से B कितना आया? B मेरे को बता दो, एक ही मेरे को ज़रूरत नहीं है। B आएगा तो मैं C निकाल दूँगा, मतलब B सर आएगा 3x के बराबर, x की वैल्यू है 18 डिग्री, तो ये आया 3 8 जा 24, 54 डिग्री समथिंग आया। ये बता दो कि MN इज स्ट्रेट लाइन, तो कहूँगा क्या B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री, एग्जाम 1। बताओ 54 प्लस C इज इक्वल टू 180, तो C बराबर कितना आया? 180 माइनस 54, यानी कि 6 to 126 डिग्री आया। आ गया, इज़ द आंसर, 126 डिग्री इज़ द आंसर। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3, इतना बहुत है, हवा मिल गई। क्या रिफ्लेक्शन तो नहीं पड़ रहा बोर्ड पे? नहीं पड़ रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक ट्रायंगल है अपने पास और एक स्ट्रेट लाइन,
स्ट्रेट लाइन का नाम एस टी पी क्यू आर, और उसने कह दिया कि गिवन है अपने को एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, मतलब ये बराबर है प्रूव डैट एंगल पी क्यू एस बराबर पी आर टी, यही दे रखा उसने। तो कैसे करोगे? बोलोगे सर एस टी इज़ अ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो इस वजह से एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर 180 है फर्स्ट इक्वेशन, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी वो भी 180 है दूसरा। इक्वेटिंग 1 and 2 क्या हुआ? अगर एक और दो को इक्वेट करूँगा मैं कहूँगा एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। अच्छा गिवन क्या था? पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, काट दो, एंगल पी क्यू एस बराबर किसके आ गए? एंगल पी आर टी के, हैंस प्रूव्ड। इजी क्वेश्चन। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 4th, क्वेश्चन नंबर 4th कहता है बेटा फाइंड इफ x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड, प्रूव डैट ए ओ बी इज स्ट्रेट लाइन है। ए बी सी डी एक्स वाई जेड। मुझे ये बताओ अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये मुझे सर्कल बनता हुआ दिख रहा है? बोले हाँ सर सर्कल बन रहा है। तो मैंने ये बताया था ऐसे एंगल जिनको मिला के सर्कल बने, ऐसे एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। तो लिख सकते हो एक्स प्लस वाई प्लस ओमेगा डब्ल्यू प्लस जेड बराबर 360 डिग्री, कह सकते हो। अब मुझे पता है गिवन है कि x प्लस वाई किसके बराबर है? w प्लस जेड के। तो मैं w प्लस जेड लिख दूँ यहाँ पे, प्लस का w प्लस जेड बराबर 360 डिग्री लिख दिया। 2w प्लस जेड किसके बराबर आया? 360 डिग्री के। कहो ये 180 डिग्री के बराबर आया कि नहीं आया w प्लस जेड? तो एग्जाम नंबर 2 क्या कहती है? एग्जाम नंबर 2 कहती है कि अगर कोई लाइन दो ऐसे एंगल बनाए जिनका सम 180 डिग्री हो तो उनकी जो नॉन कॉमन आर्म होती है वो क्या बनाती है? एक स्ट्रेट लाइन। हो गया क्वेश्चन खत्म। चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th, पी ओ क्यू इज अ लाइन रे। उसने कह रखा है कि पी ओ क्यू जो है वो एक लाइन है। क्या है? लाइन है। बोला एक रे ओ आर इज द परपेंडिकुलर, यहाँ से एक रे बनाए रखी है क्या? आर, जो कि इसके क्या है? परपेंडिकुलर है। OS इज द अनदर रे लाइन बिटवीन द रेज OP एंड OR। एक OS जो है ना एक अलग रे है जो कि इन दोनों के बीच में मिल रही है।
प्रूव दैट एंगल, प्रूव करना है हमको, प्रूव एंगल आर ओ एस हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस होता है। ये हमें प्रूफ करना है। पी आर ओ एस हमारा कौन सा एंगल, ये वाला, तो इसको मैंने x मान लिया, लेट कर लिया, लेट एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एक्स डिग्री। ठीक, अब मुझे ये बताओ कि सर एंगल, इसको मान लेते हैं कुछ भी एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस का हाफ, ये कह रहा है। अच्छा, तुम फिर मुझे ये चीज़ बता सकते हो कि एंगल क्यू ओ एस किसके बराबर है? बोलोगे सर एंगल आर ओ एस प्लस 90 डिग्री के बराबर है। यहाँ से एंगल ऑफ आर ओ एस किसके बराबर आया? बोलोगे सर एंगल क्यू ओ एस माइनस का 90 डिग्री। अच्छा, इसके बराबर आया। अब बात करते हैं पी ओ एस की। क्या? पी ओ एस बोलोगे सर एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस बराबर 90 डिग्री है, कह सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ देखो एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, ये भी किसके बराबर है? 90 डिग्री के। इक्वेट कर दो, कर सकते हैं इक्वेट? बोलो सर हाँ कर दो इक्वेट। करो इक्वेट। एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस बराबर एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस। अच्छा, ये 90 डिग्री कैसे है? यहाँ देख के बताओ कि एंगल क्यू ओ एस ये है, एंगल आर ओ क्यू ये है। ठीक, अगर मैं इस एंगल को निकालना चाहता हूँ तो मैं इतने में से ये बड़ा वाला एंगल सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। बोलोगे सर हाँ कर दिया, इतने बड़े में से ये एंगल सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये इसके बराबर आया। 90 डिग्री इधर ले गया तो ये हमारा 90 डिग्री के बराबर आ गया। बोले सर हाँ आ गया। कैसे? अगर मैं बड़े वाले एंगल में से इसको हटा दूँ तो 90 डिग्री बचेगा। बोले हाँ। बोलोगे सर अगर 90, ये स्ट्रेट लाइन है, ये 90 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा? इधर भी 90 डिग्री बन रहा होगा। ठीक, तो पी ओ एस किसके, पी ओ एस और आर ओ एस मिलके 90 डिग्री बना रहे होंगे। मिल गया दूसरा इक्वेशन, दोनों को इक्वेट कर दिया। आर ओ एस को इधर ले आए, 2 एंगल आर ओ एस बराबर क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, और यहाँ से एंगल आर ओ एस आ गया बराबर हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, और ये हो गया ख़त्म, फिनिश। अब आखिरी क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का, देखें। चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इट इज़ गिवन डेट एंगल एक्स वाई जेड दे रखा है उसने 64 डिग्री, और एक्स वाई एक लाइन है जो कि प्रोड्यूस की गई बोल रहा है कि एक एक्स वाई है लाइन, एक्स वाई। ठीक, फिगर उसने दे नहीं रखी, अपन को बना रही है, इसलिए बोलता हूँ फिगर बनाया करो। एक जेड एंगल है, जेड एक जगह है, अगर मैं वाई से एक एंगल बनाऊं जेड, तो वो बनेगा कुछ ऐसे, और ये जो एंगल बनेगा इसको कहते हैं हम
क्या कहते हैं 64 डिग्री, ये दिया हुआ है। इट इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, एक P तक पॉइंट पे ले गए इसको, किधर, एक P पॉइंट तक इसको प्रोड्यूस कर दिया आगे। फिर कहता है ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी एंड एक्स वाई क्यू। कोई ऐसा एंगल बताओ जो इन दोनों को बाइसेक्ट करे, किसको, इफ द रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी अगर जेड वाई पी क्यू एक वाई क्यू रे बाइसेक्ट कर रही, बाइसेक्ट का मतलब मैंने बताया था दो एंगल्स को इक्वल उसमें काट रही है, ठीक, इक्वल उसमें कट कर रही है, तो उसने बोला कि एक्स वाई क्यू फाइंड करो, एंगल एक्स वाई क्यू फाइंड करो और रिफ्लेक्स फाइंड करो किसका, क्यू वाई पी का। अच्छा एक्स वाई क्यू कौन सा है, बोलोगे सर ये वाला है। मैं इसको कह देता हूँ अगर ये ए है तो ये भी ए होगा क्योंकि बराबर एंगल्स हैं। कहो कि 2a + 64 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि पी एक्स क्या एक स्ट्रेट लाइन है। 64 इधर ले जाओगे तो 180 - 64, यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा 116 डिग्री, 2a इज इक्वल टू 58, यही आएगा 58 डिग्री, तो ये आएगा 58 डिग्री। मुझे ये बताओ कि एंगल एक्स वाई क्यू बराबर 64 + 58 डिग्री है कि नहीं, बोलोगे है सर। तो 64 में जब 58 ऐड करोगे तो कितना आएगा, बोलोगे सर 8 और 4, बोलोगे 8 और 4 होता है 12, 6 और 6 वो भी 12, 8 और 4 12, 6 और 6 12, 122 डिग्री हो गया। एक चीज़ तो हमें मिल गई, कहता है क्यू वाई पी। अच्छा ये 58 है तो ये भी 58 डिग्री है, तो एंगल क्यू वाई पी किसके बराबर है, 58 डिग्री के। रिफ्लेक्स किसके बराबर होगा, 360 - 58 डिग्री के, होगा कि नहीं, ये आएगा 2, ये आएगा 1, 312 डिग्री आया कि नहीं आया, आ गया, आया। चलो एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो गई। अगली एक्सरसाइज पे चलने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट देखते हैं। मुझे ये बताओ बेटा कि अभी हमने पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ा था, पैरेलल लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगी। मान लो अगर मैं एक तीसरी लाइन इसमें से काटते हुए निकाल दूं तो इस लाइन को बोलते हैं बेटा ट्रांसवर्सल। क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल। गिवन दैट ए बी सी डी, ए बी क्या है, पैरेलल है सी डी के, इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन को डिनोट करने का साइन। जैसे परपेंडिकुलर को ऐसे करते हैं, पैरेलल को ऐसे करते हैं डिनोट। दो लंबी लाइन खींच दो, बस वो बता देगा कि पैरेलल है। जब कोई लाइन इन दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करे एक साथ तो उस लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। अच्छा अब इसमें ना कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हुई है, क्या कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। VOA इक्वल होता है ये पता है। या इस फिगर को अब मैं दो हिस्सों में बांटने जा रहा हूँ। कितने हिस्सों में, दो हिस्सों में। कैसे, इतना हिस्सा और इतना हिस्सा अलग अलग लिखूँगा ऐसे, और मेरे क्वेश्चंस का आंसर देना। ये है, ये बोलोगे सर ये ए बी है
ये CD है, और मैं इसको कह सकता हूँ, कुछ भी कह सकते हैं, इसको XY कह दिया, इसको PQ कह दिया, ठीक है, मिला के एक ही लाइन बन रही है, ठीक। या इसको भी XY कह देता हूँ। अब मुझे ना चीज़ें बताओ, तुम क्या बताओगे? बोलो सर, इसमें देख के तुम्हें एक चीज़ दिख रही होगी कि सर अगर मैं इसको एंगल A कहूँ, इसको B कहूँ, इसको C कहूँ, इसको D कहूँ, इसको A कहूँ, इसको B कहूँ, इसको C कहूँ, इसको D कहूँ, सॉरी, इसको एंगल A डैश कहूँ, B डैश कहूँ, C डैश कहूँ, D डैश कहूँ, तो मुझे देख के बता दो कि सर, कि देखने से ही पता लग रहा है कि A और A डैश क्या है, बराबर है। क्या है? A और A डैश बराबर है। देख के ही पता लग रहा है कि B और B डैश भी बराबर है, C और C डैश भी बराबर है, और D और D डैश भी बराबर है, पता लग रहा है। और मुझे क्या पता है कि भैया जब एक स्ट्रेट लाइन दूसरी स्ट्रेट लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो उनके आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। तो A बराबर C है और B बराबर D है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए और ये दोनों आपस में बराबर हो गए। मतलब एंगल A बराबर एंगल A डैश बराबर D बराबर D डैश, B बराबर B डैश सॉरी C डैश D डैश, ठीक। इतना हमें समझ में आ गया। ये बातें तुम अगर समझ पा रहे हो, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक, और ये देख के हमें पता चल गए। तो इसके अंदर अगर मैं यही एंगल्स बना दूँ ना, A B C D, A डैश B डैश C डैश D डैश, हमने पहली लाइन बोली कि A बराबर A डैश है। A बराबर A डैश मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर है। अच्छा, इस एंगल बराबर है मतलब ऐसा सा कुछ दिख रहा है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है। ऐसे एंगल्स को कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या कहते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ये क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब पूछोगे सर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं? बोले सर एक ऐसे हो गया, इसी में अगर और दिखाने हैं तो ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल है। और क्या होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल? बोलोगे सर ये और ये भी इक्वल होंगे, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। बोलोगे सर ये और ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है कि नहीं? तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल देखना सीखो। अगर एक ऊपर की तरफ का है लाइन के, तो ऊपर वाले का भी उसी तरफ का, ऊपर की तरफ का अगर तुम एंगल देखोगे तो उसको कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अगर मैं नीचे का ले रहा हूँ तो नीचे वाले का भी नीचे का ही एंगल लेंगे और दोनों का दोनों इक्वल होंगे। डी इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये चीज़ बता रही है। इसे कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या कहते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक। अच्छा, ये जो चीज़ बता रही है इससे हमें क्या पता चला? वर्टिकली अपोजिट एंगल की ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये पता चल गया। इससे हमें ये पता चला कि जब ये चीज़ इसके बराबर है, ठीक, और ये इसके बराबर है, तो हमें ये पता चला कि B डैश भी किसके बराबर है? D के बराबर है। वहाँ देखो, जब ये और ये एंगल बराबर है तो इसको कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे आपस में, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। इसे कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक, बराबर होते हैं। अच्छा, और क्या बराबर होगा? देख के बताना मेरे को कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अब C बराबर A है, A बराबर ये है, तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी बराबर होते हैं। बोलोगे सर C डैश बराबर A है, ये क्या है? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ये भी बराबर होते हैं। और एक लास्ट चीज़ अपन को समझ में आ रही है कि अगर C इसके बराबर है, ठीक है, और C प्लस ये 180 डिग्री बनाता है,
तो ये और ये मिलके भी 180 डिग्री बनाएंगे, इसको कहते हैं कोलीनियर। क्या है? कोलीनियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स आर कोलीनियर। तो 3-4 चीज़ें अपन को समझ में आई यहाँ से। क्या क्या समझ में आई देखते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा बताना पड़ेगा तो बताएंगे तुमको। थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब है। तो देखो बेटा, एक होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या होते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहाँ देखो, ये तो साले मार्कर इतनी जल्दी सूखते हैं ना, क्या ही बताऊँ मैं। दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है। मैं एंगल मार्क करूँगा, वो सब क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, और हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे। ऑलवेज इक्वल इफ टू लाइंस आर पैरेलल, ठीक। अच्छा देखो, ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। अलग अलग फिगर में इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि हौच पौच ना हो। ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, और लास्ट में ये एंगल और ये एंगल भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और ये हमेशा इक्वल होते हैं अगर टू लाइन पैरेलल है तो, ठीक। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आ गया। कैसे आया वो मैंने तुम्हें बता दिया। अच्छा ठीक, उल्टा भी होता है। अगर दो लाइन पैरेलल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो वो दो लाइन जिसके द्वारा ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं, वो लाइन क्या होगी? पैरेलल होगी। अब आ जाओ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर। बोलोगे सर ऑल्टरनेट इंटीरियर यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होंगे। ये होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑलवेज इक्वल। और ठीक है, इनका उल्टा भी होता है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो पैरेलल होंगी लाइंस, ठीक। एक होता है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। वो भी इक्वल होते हैं। कैसे? ये दिख रही है तुम्हें लाइन, और ये देखो, फटाफट बता रहा हूँ। ये और सॉरी ये नहीं, ये और ये इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्यों? इसका वर्टिकली अपोजिट ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये और ये भी क्या होंगे? इक्वल। और ये भी इक्वल होंगे। ये हो गए ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट मतलब आमने सामने के बाहर के एंगल्स, आमने सामने के अंदर के एंगल्स। लास्ट देख लेते हैं कोलीनियर। कोलीनियर का मतलब है सप्लीमेंट्री, मतलब दो एंगल जो सप्लीमेंट्री हो लेकिन अलग अलग लाइन से बन रहे हो। कोलीनियर, ठीक है। इंटीरियर एंगल्स आर कोलीनियर। क्या होते हैं? कोलीनियर होते हैं। मतलब अगर ये एंगल A है और ये एंगल B है तो A प्लस B बराबर 180 डिग्री होता है, और C प्लस D
C प्लस डी बराबर B 180 डिग्री होता है, इसका मतलब है कि ये को लीनियर है। समझ गए? तो यही मुझे समझाना था, पूरे चैप्टर का सार सेकंड एक्सरसाइज का यही है। ठीक, अगर ये कोलिनियर है तो भी क्या होगी, लाइंस पैरेलल होंगी। अब ये कैसे होते हैं बोलोगे सर, अगर मैं ये बोलूँ तो ये एंगल आएगा, ये स्ट्रेट लाइन है तो ये B माइनस 180 डिग्री आएगा। आमने सामने का एंगल D बराबर B माइनस 180 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? बोले सर हुआ। तो D प्लस 180 माइनस B हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ। 180 माइनस का B हुआ ना, B यहाँ ले जाओ तो B प्लस डी किसके बराबर आया, 180 डिग्री, कोलिनियर है। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है तो ये कितना आएगा, 180 माइनस का B, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से 180 माइनस का B प्लस B इजिकल टू कितना आया, 180 डिग्री। आया कि नहीं आया? कितना ये आसान है प्रूफ करना। ठीक, ये दोनों भी 180 डिग्री बनाते हैं आपस में, ये दोनों भी इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। इन दो इंटीरियर एंगल का सम या आमने सामने ले लो तो उनका सम। ठीक, और टोटल मिला के 360 डिग्री बनाएंगे। ठीक, इतना समझ गए तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज नंबर 2 बता दोगे आसानी से। उस एक्सरसाइज में कुछ बचेगा ही नहीं। कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन है, फटाफट करें। एक बार समय देख लेते कितना हो गया। चलो करते हैं, फटाफट करते हैं। 6 क्वेश्चन है, फटाफट कर देते हैं। मुझे बस बताते रहना, ठीक, जो जो मैं कहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज नंबर 6.2 का। कहता है क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? कहता है कि ए बी जो है सी डी के पैरेलल है और सी डी जो है ई एफ के पैरेलल है। ए बी सी डी के पैरेलल है और ये किसके पैरेलल है, ई एफ के पैरेलल है। इससे एक लाइन जा रही है, ये जा रही लाइन। उसने कहा है अगर देखो एक चीज़ और होती है, अगर एक लाइन इसके पैरेलल है और दूसरी लाइन इसके पैरेलल है तो ये तीनों आपस में पैरेलल होंगी। ये तुम देख के बता सकते हो, ये तीनों आपस में पैरेलल हैं। ठीक, अब इसमें एक क्वेश्चन है, क्या कहता है कि एक्स वाई जेड दे रखे हैं। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। अब बोला है क्या, उसने बोला है कि एक्स बताओ, फाइंड एक्स। जब उसने वाई और जेड का रेशो दे रखा है कितना, 3 और 7। और मैंने पहले ही बताया था रेशो क्या होता है, वाई बाई जेड ऐसे लिख सकता हूँ। और इसको मैं कह सकता हूँ 3a के बराबर है और 7a के बराबर है, वाई ये जेड। तो 3a अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा यही आएगा, मान लिया लेट। ठीक, अब मुझे ये बताओ कि ये किसके बराबर आएगा। कहोगे सर ये आएगा 180 माइनस के जेड के बराबर। ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्या कहोगे कि ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो y प्लस जेड किसके बराबर आ गए, 180 के। यहाँ से वैल्यू डाल दो, 3a प्लस का 7a 180 डिग्री किसके बराबर आया, a। बोलोगे सर a आया 18 डिग्री के बराबर। किसके बराबर, 18 डिग्री के। मुझे ये पता है अंदर वाले सम कोलिनियर होते हैं, इंटीरियर एंगल आर कोलिनियर। मैंने बताया था तुम्हें कोलिनियर होते हैं। तो x प्लस वाई 180 होगा। y की वैल्यू कितनी है, बोलोगे सर 3a। x प्लस 3 मल्टीप्लाई में 18 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 3 मल्टीप्लाई में 18 मतलब 3 8 जा 24, 54, 180 माइनस 54 यानी 6 to 126 डिग्री आ गया x। ये हमारा 126 डिग्री हुआ। आया समझ में, कितना आसान था। चलो अगला करें, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि ए बी पैरेलल टू सी डी। क्या है? ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी। उसने कुछ दे रखा है कि ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी के। ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है सी डी के, ई एफ। ठीक, सॉरी ई एस है, एफ इधर है। ठीक, कहता है कि एंगल फाइंड करने हैं अपने को। कौन कौन से? एंगल ए जी ई फाइंड करना है, एंगल जी ई एफ फाइंड करना है, और एंगल एफ जी ई भी फाइंड करना है। हमको पता है एंगल जी ई डी हमारा कितना है? 126 डिग्री के बराबर है। जी ई और डी 126 डिग्री के बराबर है। एक बार मार्क कर दे कि हमें कौन कौन से एंगल फाइंड करने हैं। तो मार्क करते हैं, ए जी ई फाइंड करना है, ए जी ई ये वाला एंगल, जी ई एफ ये वाला एंगल, और एफ जी ई ये वाला एंगल। बहुत आसान है। बोलोगे सर कैसे? बोलो बेटा, ये अगर 126 डिग्री है तो ये 126 माइनस का 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है। बोलोगे सर ये कितना आया? बोलोगे 36 डिग्री आ गया। ये आया 36 डिग्री आ गया। ठीक, तो हमें ये तो मिल गया जी एफ 36 डिग्री। अच्छा, मुझे ये बता दो बेटा कि अगर ये 126 डिग्री है तो ये 180 माइनस 126 डिग्री होगा। बोलोगे सर हाँ, 126 हटाओगे तो बचा कितना? 54 डिग्री। यही बचा 54 डिग्री ये है। तो ये दोनों क्या होते हैं? ऑल्टरनेट कोलिनियर होते हैं। तो ये कितना आ गया? 126 डिग्री। या मैं डायरेक्ट कह सकता था कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, दैट्स वाई एंगल जी ई डी बराबर एंगल ए जी ई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स 126 डिग्री के बराबर आ गया। और ये पूछा एंगल एफ जी ई, ये कितना होगा? 180 माइनस 126 यानी 54 डिग्री के बराबर होगा। तीनों मिल गए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 अब देखोगे तुम, क्वेश्चन में तो हिंट नहीं देगा पर हम दिखा देते हैं तुमको कि ऐसे दे रखा है कि P है, ये Q है, और ये बन रहा है ST 130 डिग्री 110 डिग्री QRS। ठीक, तो अगर कहते हैं, उसने बोला है कि एंगल ये बराबर है 110 के, ये 130 के, फाइंड एंगल PQRS। ये एंगल फाइंड करने को कह रहा है, ये वाला एंगल फाइंड करने को कह रहा है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर मैं ये निकाल दूं कि ये एक पैरेलल लाइन है और ये एक पैरेलल लाइन है, तो कह दिया हाँ। तो इस क्वेश्चन में कैसे होगा ये क्वेश्चन? हाँ। कहता है कि एस टी से आर तक एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूँ। कर दी। अब मुझे क्या बताओगे? ड्रॉ लाइन थ्रू आर। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू S3 थ्रू R। उसने ये बोला है कि हिंट दी है कि
एस टी के पैरेलल एक लाइन बना दो आर से, ये बन गई। और इसको हम कह देते लेट ये एंगल, ये क्या था एंगल, ये पी था। बोलोगे सर ये एक्स और वाई, बोला एक्स वाई पैरेलल है किसके, एस टी के, कह दिया। तो मुझे ये बता दो कि ये किसके बराबर आएगा, 130 के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आया। अब हमें पता है कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है एस टी के, तो पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस टी एंड एस टी इज़ पैरेलल टू, मतलब पी क्यू इज़ पैरेलल टू एक्स वाई, है कि नहीं। अब मुझे ये पता है, क्या क्या पता है मेरे को, कि ये जो होगा ये होगा हमारा 50 डिग्री, तभी 180 बनेगा। हाँ सर इतना ही होगा। अच्छा ये कितना होगा, बोलोगे सर ये कितना होगा, बोलो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब अगर ये 110 है तो ये 70 डिग्री होगा, तभी 180 बनेगा। बोलोगे सर इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो मुझे ये दिख गया 70 है, मुझे पूरा का पूरा निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। मुझे ये पता है ये 130 है, 70 है, तो 70 माइनस 130 कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री इज़ द आंसर। ये 70 कैसे आया पता चला। बोलोगे सर कोलिनियर एंगल्स का सम 110 होता, अगर मैं इसको x लिख दूँ तो x प्लस 110 बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर 70 डिग्री। अच्छा ये पूरा का पूरा एंगल किसके बराबर था, बोलोगे सर इसके बराबर। तो 70 डिग्री प्लस में जो हमें निकालना था एंगल, जो भी निकालना था उसको हम कुछ भी कह सकते हैं, जेड मान लेते हैं, तो वो किसके बराबर है, 130 के। तो 70 जब माइनस करोगे 60 आएगा आंसर। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बेटा, कि ए बी है वो सी डी के पैरेलल है, एंगल ए पी क्यू पी आर डी के बराबर है। नहीं, पी आर डी दे रखा है, ए पी क्यू दे रखा है, एक्स और वाई फाइंड करने हैं। क्या ये दो लाइन दे रखी है, ए पी और सी डी पैरेलल टू ए बी, एक P दे रखा है, ट्रायंगल बना रखा है जिसमें ये एंगल है x, ये 127 डिग्री और ये 50 डिग्री और ये y। पूछता है कि y क्या है, x कितना है, ये पूछ रहा है। तो मुझे ये देख के बताओ कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है या नहीं। अगर ए बी पैरेलल सी डी के बोलोगे सर है, तो 127 डिग्री बराबर x प्लस 50 डिग्री है या नहीं, सॉरी y प्लस 50 डिग्री है या नहीं, बोलोगे सर है। तो 50 गया यहाँ से, तो 87 आएगा, 87 नहीं 77 आएगा, यही आएगा, 77 डिग्री y आ गया। अब उसने ये पूछा है, अभी हमने ट्रायंगल नहीं पढ़ा है, वरना हम बता देते कि इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, पर हम क्या कहेंगे कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है, इसके पैरेलल है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, इस वजह से x किसके बराबर आ गया, 50 डिग्री के बराबर आ गया, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ए बी सी डी के पैरेलल है, और ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये किसके इंटीरियर एंगल बराबर है, बोले ये इस पूरे के बराबर है, ये इसके बराबर है। ठीक, चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 5, आखिरी क्वेश्चन। अब तक ये चैप्टर बहुत आसान है, बहुत आसान। कहता है अगर पी क्यू आर एस इज टू पैरेलल मिरर्स, इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द लाइन पी क्यू बी एट बी एंड मूव्स टू बी सी एंड the ray strikes back to C R S C then again reflect to C D, prove that A B parallel to। अच्छा, अब ये साइंस का क्वेश्चन आ गया। बोलोगे सर दो पैरेलल मिरर्स हैं, क्या है, पैरेलल मिरर्स, इनको नाम दे रखा है
पी क्यू आर एस। बोलता है कि एक रे आई ए से, वो टकराई बी पे और रिफ्लेक्ट हो गई, प्लेन मिरर है ये इस पे, और डी पे चली गई, सी पे यहाँ पे टकराई और डी तक चली गई। तो कहता है कि प्रूफ करो कि पी क्यू और आर एस पैरेलल हैं। अच्छा, हमें नहीं पता कि ये दोनों पैरेलल हैं। मुझे ये बताओ कि ये एंगल क्या है। बोलोगे सर इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं, हमने ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा साइंस के अंदर कि इसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और स्नेल्स लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। किसके बराबर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक, अच्छा मुझे ये बता सकते हो कि ये भी नॉर्मल बनेगा, यहाँ पे बनेगा, बना नॉर्मल। ये और ये इसका इंटीरियर एंगल है या नहीं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बोलो हाँ सर है, तो ये आर के बराबर होगा। अच्छा, ये क्या कहता है, स्नेल्स लॉ कहता है कि रिफ्लेक्शन का लॉ कहता है कि एंगल आई बराबर एंगल आर है। ठीक, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, है कि नहीं। बोलोगे सर हाँ है पैरेलल। मैं इसको एक्सटेंड कर दूं ऐसे, एक्सटेंड करने की भी ज़रूरत नहीं है मेरे को। ये होगा एंगल आई, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, आर के बराबर। तो ये किसके बराबर हुआ, 90 माइनस आर के बराबर। क्यों, नॉर्मल किस तरह एंगल बनाता है, 90 माइनस आर। ठीक, अब मुझे ये बस इतना बता दो कि ये वाला एंगल किसके बराबर होगा। बोलोगे सर 90 माइनस आर के। किसके बराबर हुआ, 90 माइनस आर के। और ये पूरा का पूरा बताओ मेरे को किसके बराबर हुआ। बोलोगे सर ये 90 है, ये आर है, ये एंगल किसके बराबर होगा, इसको हटाओ, ये 90 डिग्री है, ये आर है, तो 180 माइनस का ये कोलिनियर हुआ, मतलब सप्लीमेंट्री स्ट्रेट लाइन के एंगल है। 90 माइनस का आर, 90 प्लस आर को जब मैं माइनस करूँगा, मतलब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इसमें से माइनस करूँगा, 180 पूरे में से माइनस करूँगा, मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा। बोलोगे कितना आया, बोलोगे सर ये आया एंगल, जिसको हम कहेंगे एंगल बी सी आर इज इक्वल टू 180 माइनस का 90 माइनस आर। कितना है, 90 माइनस आर। अच्छा उधर देखो, यहाँ पे एंगल ये नॉर्मल है, ठीक है। तो एंगल क्यू बी एन किसके बराबर बन रहा है, 90 डिग्री के। तो आर प्लस एंगल बी क्यू सी किसके बराबर बन रहा है, 90 डिग्री के। तो ये एंगल बी क्यू सी भी किसके बराबर आया, 90 डिग्री के, जो कि किसके बराबर है, बी सी आर के, जो कि क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, है कि नहीं। जब ये भी 90 माइनस आर आ रहा है, ये भी 90 माइनस आर आ रहा है, तो ये दोनों कौन से हैं, बराबर हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जब बराबर हो गया, मतलब कि ये दोनों लाइंस क्या होगी, सो देयरफॉर पी क्यू क्या होगी, पैरेलल होगी आर एस की। समझ गए, हो गया प्रूफ, चैप्टर हो गया ख़त्म। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जिनको ज्योमेट्री में दिक्कत है, लाइंस और एंगल्स में नहीं समझ में आता, उनको शेयर करो, अपने दोस्तों की मदद करो, खुद की मदद करो, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, लाइक कर दो, शेयर कर दो इस वीडियो को, ताकि व्यूज़ बढ़ें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।